दोस्तों, क्या आप कनाडा मूव होना चाहते हैं या नियर बाई फ्यूचर आपका कोई प्लान है कि आप कनाडा मूव होना चाहते हैं? अगर आप कनाडा आइदर स्टूडेंट वीज़ा पर या फिर पीआर पे भी आना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपने भी सास्केचुआन का नाम ज़रूर सुना होगा कि कैनेडियन प्रोविंस है सास्केचुआन। और उसके बारे में काफ़ी सारे मिसकंसेप्शन होते हैं। लोगों को ये होता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, वहाँ पर जॉब्स का माहौल कैसा है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके होते हैं। काफ़ी सारे लोग मुझे इंस्टा पे डीएम करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं। तो आज इसी के ऊपर मैं एक पूरा वीडियो बनाकर आपके सामने पेश कर रहा हूँ और इसमें आपको पूरा ये बताऊंगा कि एक्चुअल में लाइफ इन सास्केचुआन कनाडा कैसी है, यहाँ पर जॉब्स कैसी है, यहाँ का वेदर कैसा है, कम्युनिटी कैसी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। और दोस्तों, अगर आप मुझसे पेड कंसल्टेशन लेना चाहते हैं अबाउट कनाडा इमिग्रेशन या आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी और मेरे फेसबुक पेज रियल कैनेडियन लाइफ के ऊपर मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मैं आपको गाइड कर पाऊंगा कि कैसे आप 1-to-1 सेशन लेकर ये कंसल्टेशन ले सकते हैं। दोस्तों, अभी तक आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी और मेरे फेसबुक पेज रियल कैनेडियन लाइफ को भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, सास्केचुआन का नाम आता है तो कहीं आपके भी फ्रेंड्स रिलेटिव्स कोई कनाडा में रहता है, आपने उनसे इंक्वायरी करी होगी तो आपको ये जानने में आया होगा कि सास्केचुआन है वो बहुत ही ठंडा प्रोविंस है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा कोल्ड होती है और बहुत ज़्यादा स्नो होती है। तो ऐसे ही काफ़ी सारी बातें आपने सुनी होगी, काफ़ी सारे यूट्यूब पे वीडियोस भी देखे होंगे। मैंने भी अपने काफ़ी सारे वीडियोस लाइफ इन सास्केचुआन के ऊपर पोस्ट किए हैं जिसमें आप विंटर लाइफ और समर लाइफ दोनों देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो समर लाइफ की हम बात करें तो समर लाइफ के अंदर जो टेम्परेचर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर, वो मैक्सिमम 30-35 डिग्री सेल्सियस तक जाता है और इवनिंग के या फिर नाइट के टाइम में ये टेम्परेचर ड्रॉप होकर 10 से लेकर 15 डिग्री तक आ जाता है। तो ये नॉर्मल वेदर, नॉर्मल समर का टाइम होता है, उसकी बात है। जब विंटर का टाइम आता है तो विंटर ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने तक यहाँ पर अच्छे से रहता है। तो उसमें भी जब पीक विंटर आता है तब ये टेम्परेचर -40 से लेकर -50 डिग्री तक चला जाता है। और जो विंटर के टाइम में टेम्परेचर ये वरी होता है तो -30 से लेकर -10 डिग्री तक आ जाता है। तो आपको ये लगेगा कि भाई इतना बहुत ही माइनस टेम्परेचर है, एक्सट्रीम कोल्ड है, तो लोग वहाँ पर कैसे सर्वाइव करते हैं। तो देखिए, कनाडा में आप कहीं पर भी जाओगे तो कोल्ड तो रहने ही वाली है क्योंकि पूरा कंट्री है वो ठंडा कंट्री है। तो यहाँ पर जो कोल्ड है, माइनस टेम्परेचर है, वो तो हर जगह रहने ही वाला है। अगर सास्केचुआन में टेम्परेचर -30 डिग्री होता है तो उस टाइम पर ओंटेरियो वगैरह में टेम्परेचर -20 डिग्री होता है, तो सिर्फ 10 डिग्री का डिफरेंस होता है। तो आपको लगेगा कि 10 डिग्री तो बहुत होते हैं, लेकिन सास्केचुआन का वेदर है वो काफ़ी ड्राई है तो वहाँ पर आपको इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लगेगी। लेकिन आप टोरंटो साइड जाओगे तो वहाँ का जो -20 डिग्री का जो कोल्ड होता है उसकी जो एक्सट्रीम आप कंपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट सास्केचुआन के -30 डिग्री के आसपास ही आती है। तो कोल्ड में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और वैसे भी कनाडा में सब कुछ हीटेड होता है, इंडोर सारा घर हीटेड होते हैं, ऑफिस हीटेड होते हैं, कार में हीटिंग सिस्टम अच्छी होती है। तो वैसे आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। अगर आप नए लोग हो तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन जैसे आप अच्छे से बॉडी को लेयरिंग करेंगे, उसके साथ साथ अच्छे अच्छे आप क्लोथिंग वगैरह जो होते हैं विंटर के लिए वो सब यूज़ करोगे तो आप उसके बाद कैनेडियन कोल्ड के लिए यूज टू हो जाओगे। -30 और -20 डिग्री में भी काफ़ी सारे लोग हैं वो बाहर घूमने के लिए, वॉक करने के लिए निकल जाते हैं। उसके अलावा जो डे केयर या फिर स्कूल के जो किड्स होते हैं, -10 या फिर -15 डिग्री का जो टेम्परेचर होता है तब वो लोग भी आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए बाहर जाते हैं। तो ये जो वेदर का लोग बोलते हैं वो इतना डिफ़िकल्ट फैक्टर नहीं है कि जितना कि आपको लगता है। अब बात करते हैं जॉब्स के लिए। तो काफ़ी सारे लोगों को डाउट होता है कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो इतनी ज़्यादा नहीं है तो वहाँ पर जॉब्स का क्या माहौल है, जॉब्स वहाँ पर है या नहीं है। तो दोस्तों, सास्केचुआन में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो काफ़ी ज़्यादा कम है क्योंकि यहाँ पर जो जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ है वो लिमिटेड सेक्टर में सबसे ज़्यादा होती है। अगर हम बात करें कि बैंकिंग सेक्टर है, इंश्योरेंस है, फाइनेंस है, एग्रीकल्चर है, ये जो इंडस्ट्रीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा बूमिंग है इंडस्ट्रीज़ है सास्केचुआन में। उसके अलावा जो एवरग्रीन इंडस्ट्रीज़ होती है उसमें ऑटोमोबाइल्स आते हैं, जो इंडस्ट्री होती है, जो भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है, तो ये सारी जो जॉब्स होती है वो वहाँ पर एवरग्रीन होती है। और सबसे ज़्यादा जो जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ है
वो रिटेल सेक्टर में और हेल्थ केयर सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि मेजोरिटी जो पॉपुलेशन है वो एजिंग पॉपुलेशन है। बड़ी एज वाले लोगों की केयर करने के लिए कंटिन्यूइंग केयर असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट होती है और काफ़ी सारी नर्सिस वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है। तो हेल्थ केयर सेक्टर में, उसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा जॉब्स है। अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो क्योंकि पूरे कनाडा में सबसे ज़्यादा जो व्हीट का प्रोडक्शन होता है वो सास्केचुआन में होता है। व्हीट के साथ साथ केनोला जो आते हैं, केनोला में से ऑयल निकलता है जिसका केनोला ऑयल कुकिंग के लिए यूज़ किया जाता है, वो भी सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। लेकिन फिर भी आपके जो सेक्टर की, आपकी फील्ड की जॉब्स, आप अगर नए इमिग्रेंट्स हो तो डायरेक्टली तो आपको मिल पाना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन आप थोड़ा बहुत कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस ले लोगे, कोई सर्वाइवल जॉब्स वगैरह भी कर लोगे, तो उसके बाद आपको यहाँ का जो जॉब सेक्टर है वो पूरा समझ में आ जाएगा। तो फिर आप अपने जो फील्ड की जॉब होती है वो आप आसानी से जॉब में एंटर कर सकते हैं। तो जॉब का वो भी इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करें मिनिमम वेज की, तो यहाँ पर जो मिनिमम वेज है वो $11.81 पर आवर चल रहा है। यानी कि अगर आप मिनिमम वेज की भी जॉब करोगे तब भी आपको पर आवर मिनिमम $11.81 तो मिलने ही वाले हैं। और अभी अक्टूबर 2022 में ये मिनिमम वेज को इंक्रीज करके $13 पर आवर कर देने वाले हैं। अब उसके साथ साथ लोगों को ये होता है कि वहाँ पर घूमने के लिए क्या क्या प्लेसेस है। तो देखिए, सास्केचुआन में जो जो फॉरेस्ट वगैरह होते हैं तो वो इतने ज़्यादा नहीं है। काफ़ी सारे प्रोविंशियल पार्क्स है, नेशनल पार्क्स है, और जो डाइवर्सिटी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी सास्केचुआन में, वो ऑलमोस्ट पूरे कनाडा में कहीं पर देखने को नहीं मिलती है। कि हम बात करें कि सास्केचुआन में ग्रासलैंड नेशनल पार्क है, उसके अलावा सैंड ड्यून्स वगैरह भी है। तो ये जो चीज़ें सास्केचुआन में आपको देखने को मिलेगी वो कनाडा में और कोई भी जगह पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। और उसके अलावा काफ़ी सारी रिवर्स है। जो लोग नेचर एंजॉय करने वाले लोग हैं वो काफ़ी सारे कैंपिंग्स वगैरह में भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पर ऐसी घूमने के लायक कोई प्लेसेस नहीं है, ऐसा भी नहीं है। आप चाहे तो सारी जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं। समर एक्टिविटीज़ की हम बात करें तो लोग वाटर स्पोर्ट्स करते हैं, जिसमें कयाकिंग, बोटिंग आ गया। लोग ट्रैकिंग करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जाते हैं, हाइक करने के लिए जाते हैं, साइकिलिंग करते हैं। विंटर एक्टिविटीज़ की हम बात करें तो ज़्यादातर लोग जॉगिंग को प्रीफर करते हैं, और लेकिन जिसको स्की वगैरह में एक्सपीरियंस है या सीखना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए स्की और स्केटिंग का भी काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी विंटर के टाइम पे मिलता है सबको। अब बात आती है कि पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन है वो इतनी ज़्यादा नहीं है सास्केचुआन की। जो सिटीज़ है, सास्काटून और रजाइना, जो कि सास्केचुआन के सबसे बड़े बिग सिटीज़ है, और उनमें भी पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट 300,000 यानी कि 3 लाख लोगों की पॉपुलेशन है। लेकिन साइज़ में थोड़े बड़े हैं, जो भी इंडिया में जो सिटीज़ की साइज़ होती है उस एरिया में काफ़ी बड़े हैं। लेकिन यहाँ पर इतनी पॉपुलेशन नहीं है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। उसकी वजह से एक छोर से आपको दूसरे छोर के लिए कम्यूट करना है तो ये आपके लिए काफ़ी ईजी रहेगा। आप 15-20 मिनट में या आधे घंटे में आप एक एंड से दूसरे एंड तक काफ़ी इजीली अपनी कार से जा सकते हैं। और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की भी बात करें तो यहाँ पर ट्रांजिट की पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बस चलती है। यहाँ पर ओंटेरियो या फिर BC जैसे हाई-फाई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पर बस चलती है, और बस की भी जो फैसिलिटीज़ है वो भी काफ़ी अच्छी है। और हर एक पॉइंट्स 15-20 मिनट पे या फिर 30 मिनट पे कवर हो जाता है। उस तरह से यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन अरेंज किया गया है। और जो लोग नए इमिग्रेंट्स आते हैं सास्केचुआन में तो उनके लिए बेनिफिट यहाँ पर ये मिलता है कि यहाँ पर न्यू इमिग्रेंट्स को सेटल करने के लिए काफ़ी सारी एजेंसीज है, जिसमें आता है न्यू कमर इन्फॉर्मेशन सेंटर, सास्काटून ओपन डोर सोसाइटी, इंटरनेशनल वीमेन ऑफ सास्काटून। ऐसी एजेंसीज है जो कि आपको फ्री इंग्लिश की कोचिंग देती है। उसके अलावा फ्री ड्राइविंग की थियोरीज आपको पढ़ाते हैं। फ्री में आपको स्विमिंग के क्लासेस की रिक्वायरमेंट होती है तो वो लोग प्रोवाइड करते हैं। और 5 साल तक आपको जॉब असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। अगर आप कनाडा लैंड करते हैं तो उसके 5 साल के अंदर अंदर अगर आपको कभी भी जॉब असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है तब भी आप उनकी ऑफिस पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा कर फिर आपको वो लोग गाइड करेंगे कि कैसे आप यहाँ पर जॉब ढूंढ सकते हैं, किस तरह से आपको अपना रेज्यूमे बिल्डअप करना है, किस तरह से आप एम्प्लॉयर को कॉन्टेक्ट करके जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है जो न्यू इमिग्रेंट्स आते हैं।
उसके अलावा सास्केचुआन का एक अपना लोकल जॉब पोर्टल है जिसका नाम है saskjobs.ca। यानी कि जो भी लोगों को सास्केचुआन में जॉब्स की रिक्वायरमेंट होती है, किसी कैंडिडेट को हायरिंग करने की रिक्वायरमेंट होती है, वो सबसे पहले जॉब्स है वो सास्क जॉब्स के ऊपर ही सबसे ज़्यादा पोस्ट करते हैं। उसके बाद जॉब का जो पोर्टल अच्छा आता है वो है indeed.ca। तो आपको जॉब की सर्च करनी है तो आप indeed.ca के ऊपर जाकर आपके फील्ड की जॉब्स को आप सर्च कर पाओगे। अब बात आती है कि जब लोग नए नए होते हैं तो सबसे ज़्यादा उनको रिक्वायरमेंट होती है कि अपनी कम्युनिटी की, क्योंकि जाहिर सी बात है कि लोगों को अगर अपनी कम्युनिटी के लोग मिलेंगे तब जाकर उनको वहाँ पर सेटल होने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा और स्मूथ जो उनकी प्रोसेस होगी वो रहेगी। वैसे मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि आपको मल्टीकल्चरल कंट्री में आए हैं तो सब लोगों के साथ इक्वली आपको मिलना जुलना चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग के बेस में अगर आपको कम्युनिटी मिल जाती है तब भी आपको काफ़ी अच्छी खासी हेल्प हो जाती है। तो इंडियन कम्युनिटी यहाँ पर काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर सास्केचुआन में हिंदू टेम्पल है, स्वामीनारायण मंदिर है, उसके साथ साथ साउथ इंडियन लक्ष्मी नारायण टेम्पल भी है, काफ़ी सारे गुरुद्वारा है, मस्जिद है और चर्च तो काफ़ी सारे यहाँ पर देखने को मिलते ही है। तो आपको यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी कि आपको अपनी कम्युनिटी नहीं मिलेगी, और आपकी कम्युनिटी मिल जाएगी तो आपको ये जो ट्रांजिशन प्रोसेस होगी वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। अब लास्ट पॉइंट ये कवर करते हैं कि स्कूल्स की क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे ही आप जहाँ पर अकोमोडेट करते हैं, जहाँ पर आप रेंट कर रहे हो अपना होम, उसके आसपास के एरिया का जो स्कूल होता है उसमें आप अपने किड्स का एडमिशन करवा सकते हैं। अगर आप न्यू कमर इंफॉर्मेशन सेंटर में जाओगे, वहाँ पर आप अपने किड्स की एडमिशन के लिए बात करोगे, स्कूल एडमिशन के लिए, तो वो आपको फॉर्म्स वगैरह फिलअप करके दे देंगे। तो आपको स्कूल एडमिशन लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ प्रोसेस होती है और बहुत ही ज़्यादा ईजी होती है। और अगर आप थोड़े टाइम के बाद सेट हो जाते हैं, आप वर्किंग कपल हो, तो आप अपने किड्स के लिए छोटे, अगर 2-3 साल के किड्स है तो कहीं पर आपको डे केयर में उसको छोड़ के जाना होगा, उसके बाद ही आप वर्क पर जा पाओगे। तो काफ़ी सारे लाइसेंस्ड और अनलाइसेंस्ड डे केयर भी सास्केचुआन में अवेलेबल है। अगर आप लाइसेंस्ड डे केयर में अपने किड्स को एडमिट करवाते हैं तो वहाँ पर आप सब्सिडाइज रेट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप जो भी फीस पे करते हैं उसके लिए आपको अपने गवर्नमेंट की ओर से आपको थोड़ी बहुत सब्सिडी भी मिल सकती है। तो ये काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ सास्केचुआन में आपको मिल जाएगी। तो मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि सास्केचुआन अच्छा है या बुरा है, लेकिन मैं आपको जस्ट एज इट इज़ आपको पूरा पिक्चर दिखाने की ट्राई कर रहा हूँ, जिससे आप ये कंसिडर कर पाए कि आपके लिए कौन सी चीज़ अच्छी रहेगी और कौन सी आपको सूट नहीं करेगी। दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।